हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन अकेडमीज यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बच्चों हम आपके क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर रे ऑप्टिक्स के सारे फॉर्मूले रिवाइज करने जा रहे हैं और एक फॉर्मूला शीट आपको दे रहा हूं पीडीएफ फॉर्म में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है रे ऑप्टिक्स में वो है रिफ्लेक्शन का। तो रिफ्लेक्शन के अंदर कौन कौन से फॉर्मूले आपको पढ़ने हैं? सबसे पहले तो आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ये हम सबको पता है। किसी भी स्फेरिकल मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो उसकी फोकल लेंथ का डबल होता है। मिरर फॉर्मूला, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और मिरर की फोकल लेंथ के बीच का रिलेशन 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। v इज इमेज डिस्टेंस, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f इज फोकल लेंथ। मैग्निफिकेशन जो होती है वो है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन मतलब कोई भी मिरर किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को कितने टाइम्स बड़ा करके दिखा सकता है ना, कि अगर इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से डबल है तो मैग्निफिकेशन हो गई 2। तो मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला भी होता है, वो होता है -v/u। माइनस नेगेटिव ऑफ v इज इमेज डिस्टेंस, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये सारे डिस्टेंसेस पोल से लिए जाते हैं। साइन कन्वेंशंस आपको मालूम होनी चाहिए। कोई भी मिरर या लेंस है, इस तरफ वाले डिस्टेंसेस, मिरर या लेंस से इस तरफ वाले डिस्टेंसेस पॉजिटिव और इस तरफ वाले डिस्टेंसेस नेगेटिव। ऊपर वाली हाइट्स पॉजिटिव, नीचे वाली हाइट्स नेगेटिव। बिल्कुल मिरर के सेंटर को या लेंस के सेंटर को आप ओरिजिन मान लो और एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर दो। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, तो उसके अकॉर्डिंग ही अपन ने साइन लेने हैं। ठीक। अच्छा, मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला है बच्चों। जैसे अगर मैं यहां पे मिरर फॉर्मूला लगाऊं तो ये मिरर फॉर्मूला हुआ। दोनों तरफ अगर मैं u से मल्टीप्लाई कर दूं, u, ठीक है, u से u कट के 1 आ जाएगा। u/v m है v/u, तो u/v क्या होगा 1/m, और साथ में यहां माइनस का साइन भी है तो -1/m। ठीक है, इसको सॉल्व करके m आएगा f/f माइनस u। तो ये भी आपको याद रखना है। v की टर्म्स में हमने क्यों नहीं निकाला मैग्निफिकेशन? क्योंकि v अपने को पहले से थोड़ी पता होगा, हमको एक्सपेरिमेंट करके देखने की जरूरत नहीं है। हमको पता है कि हमारा जो मिरर है उसकी फोकल लेंथ इतनी है, तो अगर हम उस पे ऑब्जेक्ट इतने डिस्टेंस पे रखेंगे तो क्या मैग्निफिकेशन मिलेगी, ये हम पहले ही चेक करना चाहते हैं, है ना, कि हमको v नहीं पता, हमको कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना, हमको एक्चुअल में रे डायग्राम नहीं बनाना, हमको सेटअप नहीं लगाना, तो हम पहले ही चेक कर सकते हैं कि मैग्निफिकेशन क्या होगी। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ f एंड u। अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन में सबसे पहले है किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है c/cm। c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बाय cm। cm इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। कोई भी आपको मीडियम दे रखा है जिसमें बोला है कि उसमें लाइट की स्पीड 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो उस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, सो दैट विल बी 1.5। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नियरली 1.5 होता है, इसका मतलब है ग्लास में लाइट की स्पीड 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, right? So this is absolute refractive index when we are comparing the speed of light in that medium to the speed of light in vacuum। but अगर हम कोई भी दो मीडिया की आपस में स्पीड ऑफ लाइट की रेशियो निकाले वैक्यूम को छोड़ के, सो दैट इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज रिटन एज दिस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल होता है म्यू, तो म्यू एम मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एम, और म्यू नीचे 2 ऊपर 1, दिस इज रेड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, और ये सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, so that is speed of light in medium 1 by speed of light in medium 2। for example जैसे कि ये है वाटर, ठीक है, ये नीचे वाला मीडियम है वाटर और ये ऊपर वाला मीडियम है ग्लास, ठीक है। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33, ग्लास का है 1.5, यानी ग्लास जो है वो डेंसर है, तो रेयरर टू डेंसर लाइट जाएगी, रेयरर टू डेंसर जाएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी। ये ऐसे लाइट रे एक गई टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गई,
राइट। ये डायग्राम आगे भी काम आएगा। तो अगर हमको कोई बोले कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में क्या होगा? देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो, किसका निकाल रहे हो? ग्लास का निकाल रहे हो। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो उसमें जो लाइट की स्पीड होगी वो डिनोमिनेटर में आएगी, और जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो उसमें जो लाइट की स्पीड है वो न्यूमरेटर में आएगी। जब हम वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे थे तो न्यूमरेटर में वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड है वो आई। तो अगर हम अब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो वाटर में जो लाइट की स्पीड है वो ऊपर आएगी। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो उसमें जो लाइट की स्पीड है वो तो डिनोमिनेटर में आएगी। ये फिक्स हो गया। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी वेवलेंथ चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, ये आपको याद रखना है। तो C1 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इज न्यू इंटू लैम्डा 1। अगर आपको नहीं पता है तो वेव की वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो C1 इज न्यू इंटू लैम्डा 1, C2 इज न्यू इंटू लैम्डा 2। लैम्डा चेंज हुआ, न्यू चेंज नहीं हुआ। तो जब आप C1 की जगह ये और C2 की जगह ये रखोगे तो न्यू से न्यू कटेगा, देन यू विल गेट वन मोर फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, दैट इज लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। ठीक है, समझ गए? अच्छा, ऑल्सो relative refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is absolute refractive index of medium 2 by absolute refractive index of medium 1। for example, अभी हमने पीछे ये निकाला refractive index of glass with respect to water, so refractive index of glass with respect to water is absolute refractive index of glass by absolute refractive index of water। absolute refractive index of glass मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। क्यों है ये फॉर्मूला? क्योंकि अगर मैं इनकी वैल्यू रख दूं C बाय CG और C बाय CW, तो C से C कटेगा, मेरे को क्या मिलेगा? CW बाय CG, है ना? तो म्यू ऑफ G विद रिस्पेक्ट टू वाटर CW बाय CG ही तो था, है ना? तो वहां से ये फॉर्मूला बैठ जाता है। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ कहता है μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R। क्या मतलब है? जैसे ये मीडियम है, ठीक है ना, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस है I और ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है R। तो μ1 मतलब ये वाला मीडियम जिससे लाइट आ रही है, और μ2 मतलब 2 मतलब जिसमें जा रही है। तो μ1 इंटू साइन I मतलब इस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कौन सा मीडियम है? ये वाटर है। तो इस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ, इसमें जो एंगल बन रहा है, इसमें कौन सा एंगल बन रहा है? I, इक्वल टू इस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ इसमें जो एंगल बन रहा है यानी कि R। ये जो भी मीडियम है इसमें जो भी एंगल बन रहा है, इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू इसका साइन ऑफ थीटा इक्वल टू दूसरे मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू उसका साइन ऑफ थीटा, दैट इज स्नेल्स लॉ, राइट? अच्छा, रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ, कोई भी मीडियम है, जैसे ये मीडियम है वाटर, ये फिनोमिना आप 10th 12th में पढ़ रहे हो, 10th में पढ़ चुके हो, 12th में पढ़ रहे होगे। कोई भी मीडियम है डेंसर मीडियम जैसे वाटर है, तो उसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है P पे, तो उससे जब लाइट रे डेंसर टू रेयर जाएंगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होंगी। हम यहां से देख रहे हैं, हमारी आंख रे की बेंडिंग पकड़ नहीं पाती, तो हमें लगेगा ये रेज यहां से आ रही है Q से, तो हमें ये ऑब्जेक्ट P जो है वो Q पे दिखाई देगा। तो जहां पर ऑब्जेक्ट सच में होता है, एक्चुअल में होता है, उतनी डेप्थ को बोलते हैं रियल डेप्थ। असली में तो वही है ना रियल डेप्थ, और जहां दिखाई देता है यानी ये, इसको बोलते हैं एपरेंट डेप्थ। तो ये जो मीडियम है जिसके अंदर ये सब हो रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि यार जब भी रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो दो मीडिया इन्वॉल्व होते हैं, तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस फॉर्मूले में जो म्यू है वो किसका म्यू है। तो वो इसलिए मैं बताता चल रहा हूं कि इस फॉर्मूले में रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ वाले में जो म्यू है वो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें ऑब्जेक्ट और इमेज है विद रिस्पेक्ट टू दैट मीडियम जो दूसरा वाला है, राइट? फॉर एग्जाम्पल लेट अस से दिस इज मीडियम 2 एंड दिस इज मीडियम 1, ठीक है? या फिर लाइट इससे जा रही है ना, तो लेट्स कॉल इट मीडियम 1 एंड कॉल इट मीडियम 2। तो ये 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है
1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2 की टर्म्स में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज रियल डेप्थ अपॉन एपेरेंट डेप्थ। इसका मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर और बढ़ा देंगे तो रियल डेप्थ तो ऑब्वियसली उतनी रहेगी, एपरेंट डेप्थ कम हो जाएगी। ये बढ़ेगा तो मतलब ये पूरा बड़ा है, बट ये तो सेम है तो ये कम हो जाएगा, यानी ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में ये और ऊपर दिखेगा क्योंकि एपरेंट डेप्थ क्या हो गई, कम हो गई। ठीक। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आप जानते हो कि एक रे जब डेंसर से रेरर जाती है, ये एक इंटरफेस है, नीचे वाला मीडियम डेंसर है, ऊपर वाला रेरर है, तो डेंसर से रेरर जब रे जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो रही है। ठीक है, और दूर लूंगा थोड़ी रे, यहां से अगर एक रे निकली यहां पे तो वो और दूर बेंड होगी। एक रे ऐसी भी तो मिलेगी जो अलोंग द इंटरफेस ही जाएगी। मतलब कॉन्सेप्ट्स का वीडियो नहीं है ये, बट कोई बात नहीं, चलो बता देते हैं, क्योंकि आई एम एज्यूमिंग कि अगर आप फॉर्मूले रिवाइज करने आए हो तो आपको कॉन्सेप्ट तो आता ही होगा, नहीं आता तो भी थोड़ा बहुत, जिन बच्चों को नहीं आता उनके लिए। हाँ, सो जहां पर रे अलोंग द इंटरफेस चली जाती है ना, जैसे जैसे दूर होगी ये रे वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता जाएगा, और जहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है उस वाले एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। इसके बाद वाली जो रे होगी वो वापस इसी मीडियम में आ जाएगी, सो दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट्स कॉल इट मीडियम 1, तो इस और इसको कहो 2, डेंसर वाला 1 रेरर वाला 2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ साइन ऑफ द क्रिटिकल एंगल। अगर वहां पे आप कंफ्यूज हो जाओ 1 और 2 कौन सा है, तो सिंपल सी बात है, जिसमें क्रिटिकल एंगल बन रहा है, जिस मीडियम में क्रिटिकल एंगल बन रहा है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, अगर सरफेस जो है वो स्फेरिकल हो, प्लेन ना हो स्फेरिकल हो, तो स्फेरिकल सरफेस पे जो रिफ्रैक्शन होगा उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला तो यह है कि अगर लाइट रेयरर से डेंसर जा रही हो, देखो जो हमारा सरफेस है स्फेरिकल, वो चाहे कॉन्वेक्स हो कॉनकेव हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर लाइट रे रेयरर टू डेंसर जा रही है, ठीक है, जैसे कि मान लो ये एक ग्लास का सरफेस है और लाइट रे इधर से इधर आ रही है ना, रेयरर टू डेंसर, तो various parameters are related to each other in this way। ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लेना। यहां पे मैं बता देता हूं आपको कि ये क्या क्या है। μ2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम डेंसर वाला, μ1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम, v इज इमेज डिस्टेंस, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये स्फेरिकल है ना तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, बड़ा सा कोई गोला बनाओ जिसका रेडियस है ना, रेडियस इस पूरे बड़े से गोले का कुछ रेडियस होगा, मतलब जो ये आपका सरफेस है उसका रेडियस ना, सो ये रिलेशन होता है। ठीक है। और अगर लाइट रे डेंसर टू रेरर जा रही हो, जैसे यहां से ये हमारा ग्लास है या कोई भी और मीडियम है, डेंसर टू रेरर अगर लाइट रे जा रही है तो रिलेशन ये होता है। दोनों रिलेशंस में बहुत ही ज्यादा सिमिलैरिटी है, दोनों ही रिलेशंस में, कहां जा रहा भाई, दोनों ही रिलेशंस में ये सिमिलैरिटी है कि यहां जहां 2 है यहां 1 है, जहां 1 है वहां 2 है। और याद रखना इसमें μ1 मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और μ2 जो है उस चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसके थ्रू रिफ्रैक्शन हो रहा है, जिसका ये स्फेरिकल सरफेस है। ठीक है। लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस के जो दोनों रेडियाई ऑफ कर्वेचर है, चाहे कॉनकेव लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, तो एक इधर से ये सर्कल कंप्लीट करा और दूसरे का इधर से ये सर्कल कंप्लीट करा, तो एक इसका कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा r1 और एक इसका कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा r2, राइट। तो जो लेंस के दोनों सरफेसेस के रेडियाई ऑफ कर्वेचर हैं वो है r1 r2, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और लेंस की फोकल लेंथ है f। इन सब में जो रिलेशन है वो है ये, and this relation is called lens makers formula, this relation is called lens makers
फॉर्मूला, समझ गए ना आप। चाहे ये कॉनकेव लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, दोनों पे ये एप्लीकेबल है। अब ध्यान से सुनना, कॉन्वेक्स लेंस के लिए R1 को पॉजिटिव रखना, R2 को नेगेटिव रखना। देखो बच्चों, R1 R2 हम किस बेसिस पे लेते हैं? हम R1 R2 लेते हैं लाइट की डायरेक्शन के बेसिस पे। लाइट जाती है, हम ऐसा मानते हैं कि लाइट जाती है लेफ्ट टू राइट, तो लाइट की डायरेक्शन में जो सरफेस पहले पड़ता है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है R1 और जो बाद में पड़ता है उसका R2 है। अब लाइट जब ऐसे आएगी तो पहले तो ये सरफेस पड़ेगा, लेकिन ये जो सरफेस है इसका तो रेडियस इधर होगा ना, और बाद में ये वाला सरफेस पड़ेगा, लेकिन इसका जो रेडियस है वो इधर होगा। तो ये R1 है, पहले जो सरफेस पड़ रहा है उसका रेडियस R1 है, जो बाद में पड़ रहा है उसका रेडियस R2 है। तो R1 इस तरफ है तो पॉजिटिव होगा, R2 इस तरफ है तो नेगेटिव होगा। समझ गए? तो न्यूमेरिकल्स में पुट करते हुए इस बात का ध्यान रखना, कॉन्वेक्स लेंस के लिए R1 पॉजिटिव R2 नेगेटिव, लेकिन कॉनकेव लेंस के लिए अब लाइट ऐसे आ रही है तो पहले ये पड़ गया और इसका रेडियस इधर है तो R1 नेगेटिव, और ये बाद में पड़ेगा तो इसका इधर है तो R2 पॉजिटिव, R1 नेगेटिव R2 पॉजिटिव। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में पुट करते हुए इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सेव करो भाई, सेव करो। थिन लेंस फॉर्मूला 10th में पढ़ा था। जैसे मिरर फॉर्मूला है, लेंस के V, U और F के बीच का रिलेशन ये है, कॉनकेव लेंस पे लगा लो चाहे कॉन्वेक्स लेंस पे लगा लो। मैग्निफिकेशन है इसकी हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और उसकी मैग्निफिकेशन -v/u थी, इसकी होती है +v/u। इसकी मैग्निफिकेशन के लिए भी हम वैसे ही एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं जैसे अभी मिरर के लिए बताया था, और ये फॉर्मूला आता है F/F+u, ताकि पहले से ही पता लगा ले कि मैग्निफिकेशन क्या आने वाली है एक पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए। Power of a lens. Power is the reciprocal of focal length. Power is the ability of a lens to converge or diverge rays falling on it. मतलब अपने ऊपर गिरने वाली रेज को कोई भी लेंस कितना कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सकता है, दैट इज कॉल्ड पावर। जैसे इस पे ये रेज आई, इसने इतनी ज्यादा मोड़ दी, और एक दूसरा लेंस है जो उतनी नहीं मोड़ पाया, जो कम मोड़ पाया। ठीक है, इसने इन रेज को बहुत ज्यादा मोड़ दिया और ये कम ही मोड़ पाया, तो ये ज्यादा पावरफुल है या कम पावरफुल है? तो ऑब्वियसली जो ज्यादा मोड़ेगा उसकी जो रेज है वो बहुत पास मीट कर जाएंगी, तो फोकल लेंथ उसकी छोटी होगी, और जो कम मोड़ेगा उसकी दूर मीट करेंगी, उसकी फोकल लेंथ बड़ी होगी। तो जितनी ज्यादा फोकल लेंथ उतनी कम पावर। यहां से हमने फॉर्मूला बनाया है कि पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ऐसा यूनिट पावर की मीटर इनवर्स या डायोप्टर होती है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, अगर बहुत सारे लेंसेज आपस में कॉन्टैक्ट में रखे हों तो पावर क्या होती है? सबकी पावर्स का सम, और P1/F होता है तो ऑब्वियसली P की जगह 1/F रखोगे, P1 की जगह 1/F2, P2 की जगह 1/F, P1 की जगह 1/F1, P2 की जगह 1/F2, तो फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन F का ये रिलेशन मिल जाएगा। एंड मैग्निफिकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन इज दिस, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्निफिकेशंस ऑफ ऑल द लेंसेज। भाई मैग्निफिकेशन क्या है कि एक लेंस जो है वो ऑब्जेक्ट की इमेज को कितने टाइम्स बड़ा करके दिखाता है। जब लेंसेज कॉम्बिनेशन में रखे होते हैं तो दूसरा वाला लेंस कैसे बनाता है इमेज? पहले वाले लेंस ने जो इमेज बनाई है उसको ऑब्जेक्ट मान के दूसरा वाला लेंस इमेज बनाता है। तो अगर पहले वाले ने ऑब्जेक्ट की इमेज को 2 गुना मैग्नीफाई किया है और दूसरे वाले की मैग्निफिकेशन 3 है, तो वो जो 2 गुना ऑलरेडी मैग्नीफाई हो गई है उसको 3 गुना मैग्नीफाई करेगा, तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट से कंपेयर करोगे तो इसकी इमेज 6 टाइम्स मैग्नीफाई हो जाएगी ना। सो M1 into M2। डिस्पर्शन, प्रिज्म से आप जानते हो लाइट पास होती है तो स्प्लिट हो जाती है 7 कलर्स में, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्शन। ठीक है, इसके ऊपर काफी बढ़िया मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो ये रे गई यहां से, फिर ऐसे बेंड हुई रेयर टू डेंसर, फिर ऐसे बेंड हुई डेंसर टू रेयर, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है I1, इधर से एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है I2 अगर लाइट इधर से आती है, बट इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। ये Δ1 है, Δ2, ये लाइट रे ऐसे जा रही थी, ऐसे जाने के बाद ऐसे बेंड हो गई, तो प्रिज्म की वजह से इसके पाथ में इतना डेविएशन आया, सो दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। लेट दिस एंगल्स बी Δ1 Δ2। इन सब में क्या रिलेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। A प्लस डेल्टा इज I प्लस ई। I तो इसमें ये वाला हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और E इसको बोला है मैंने बिकॉज इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमरजेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। दूसरा रिलेशन R1 R2, दोनों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस का जो सम है वो A के बराबर होता है, विच इज कॉल्ड प्रिज्म एंगल,
या रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। डेल्टा जो होता है वो a इंटू म्यू माइनस 1 होता है। म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म फॉर्मूला बच्चों, ये जब आप आई चेंज करोगे तो ये डेल्टा चेंज होगा, और ये डेल्टा सबसे कम तब होता है जब आई और ई बराबर होते हैं, ठीक है। और उस सबसे कम डेल्टा वाले को वी कॉल एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, एंड डेल्टा एम से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो प्रिज्म फॉर्मूला डेल्टा एम की टर्म्स में है, ये आपके सामने है। प्रिज्म फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। सारे सिंबल्स आपको पता है यहाँ पे। एंगुलर डिस्पर्शन ऑफ द प्रिज्म। व्हाट इज एंगुलर डिस्पर्शन? एंगुलर डिस्पर्शन होता है दोनों एक्सट्रीम कलर्स के बीच का डेल्टा का डिफरेंस। विबग्योर में एक छोर पे वॉयलेट है, दूसरे पे रेड है। आप जानते हो कि लाइट पास होती है प्रिज्म से, तो लाइट जब प्रिज्म से पास होती है तो उसमें डिस्पर्शन होता क्यों है, मतलब स्प्लिटिंग होती क्यों है? इसलिए होती है कि जो डेल्टा है यानी एंगल ऑफ डेविएशन वो म्यू पे डिपेंड करता है। और म्यू अभी पीछे आपको बताया कि म्यू जो है लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 होता है ना। इसका मतलब है कि म्यू जो है उस मीडियम में जो वेवलेंथ है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी म्यू लैम्डा पे डिपेंड करता है और डेल्टा म्यू पे डिपेंड करता है, तो ऑब्वियसली डेल्टा लैम्डा पे डिपेंड करेगा, ठीक। तो जितना ज्यादा लैम्डा उतना कम म्यू और उतना ही कम डेल्टा, यानी जिसकी वेवलेंथ ज्यादा यानी रेड वो कम डेविएट होगा, और जिसकी वेवलेंथ कम है यानी वॉयलेट वो ज्यादा डेविएट होगा। इसीलिए जब प्रिज्म से ये लाइट पास होती है, जैसे प्रिज्म है ना, इससे लाइट पास हुई तो ये लाइट पास हुई तो सबसे ऊपर जानते हो कौन मिलता है? सबसे ऊपर यहां पे जो स्क्रीन पे आपको मिलता है ये होता है रेड कलर, और जो सबसे नीचे मिलता है वो होता है वॉयलेट कलर। ये है रेड, ये है वॉयलेट। तो कौन सा सबसे ज्यादा डेविएट हुआ? वॉयलेट। तो वॉयलेट का जो एंगल ऑफ डेविएशन है और रेड का जो एंगल ऑफ डेविएशन है, दोनों में जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्शन। और अभी हमने पीछे डेल्टा का ये फॉर्मूला पढ़ा तो दोनों के लिए लगा दिया, 1 से 1 कटा, तो ये भी हो सकता है एंगुलर डिस्पर्शन। डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन बाय मीन डेविएशन। तो एंगुलर डिस्पर्शन तो ये हो गया, मीन डेविएशन मतलब 7 एंगल पे डेविएशन हो रही है ना, 7 डिफरेंट एंगल्स पे, तो सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय 7, दैट इज मीन डेविएशन। मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है तो मीन डेविएशन होगी ये। मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब सातों कलर्स के लिए जो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उन सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। ए से ए कट गया, सो दिस इज द डिस्पर्सिव पावर ऑफ द प्रिज्म। इसको ओमेगा से डिनोट किया जाता है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बच्चों, सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर जो है वो होती है 1 प्लस डी बाई एफ। D is the least distance of distinct vision which is 25 centimeter and F is the focal length of this lens which is called eyepiece। तो काफी बुक्स में इसको FE भी लिखा हुआ है, राइट। एंड इन केस ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्ट ये दिस इज द मैग्निफिकेशन when image is formed at least distance of distinct vision. Normal adjustment is when image is formed at infinity, and when the image is formed at infinity magnification is 1 plus D by FE, मतलब 1 यूनिट कम। यहां पे अगर मैग्निफिकेशन 10 है तो यहां 9 है, मतलब यहां पर ऑब्जेक्ट की इमेज 10 टाइम्स मैग्नीफाई होकर दिख रही है तो यहां 9 टाइम्स मैग्नीफाई होकर दिख रही है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर अगर आपको डिटेल में पढ़ने हैं तो मैंने सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे लेक्चर बनाया हुआ, बहुत ही बढ़िया, सर्च करके देख सकते हो। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर V0 बाई U0 1 प्लस D बाई FE होता है। दिस पहला वाला लेंस जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, आंख की तरफ जो होता है इसको बोलते हैं आईपीस। तो V0 बाई U0 मतलब ऑब्जेक्टिव के रिस्पेक्ट में इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी ये है U0 और ये इस वाले ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनी? यहां बनी, तो ये है V0, देखो यहां मार्क करे हुए हैं, ठीक है। 1 प्लस डी बाई एफ ई, डी इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, एफ इज द फोकल लेंथ ऑफ ये वाला लेंस आईपीस, राइट। भाई ये कॉम्बिनेशन में बना रहे हैं ना, दो लेंस की कॉम्बिनेशन में इमेज बन रही है, तो ऑब्वियसली जो मैग्निफिकेशन होगी वो इसकी और इसकी मैग्निफिकेशन का मल्टीपल होगी, प्रोडक्ट होगी। तो V0 बाई U0 इसकी मैग्निफिकेशन, अभी पीछे लेंस की मैग्निफिकेशन पड़ी V बाई U, तो
इसके लिए v है ये, इस लेंस के लिए v है ये और u है ये, तो इसकी मैग्निफिकेशन क्या होगी, v0 बाई u0, और इसकी मैग्निफिकेशन क्या है, अभी पीछे निकाला, सिंपल माइक्रोस्कोप वाला काम ही तो कर रहा है ये, तो m1 इंटू m2 हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। एंड नॉर्मल एडजस्टमेंट में व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए इसका फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस डी वाई एफ ई की बजाय डी वाई एफ ई हो गया था ना, तो वो यहां पे लगा दो। अच्छा, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब दे रखी होती है कुछ क्वेश्चंस में, तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब मतलब ये वाला लेंस और ये वाले लेंस के सेंटर का बीच का डिस्टेंस, विच इज वी नॉट प्लस यूई, है ना। ये क्या है, ये आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ना, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ विद रिस्पेक्ट टू आई पीस, तो वी नॉट प्लस यूई दैट विल बी द लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब। यूई को मैंने मॉड में इसलिए रखा है, कहीं साइन कन्वेंशन लेके यूई को नेगेटिव ले लो, है ना, और नेगेटिव लोगे तो ये इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, हमें यहां पर ये पूरी लेंथ चाहिए, तो हमें इसका मॉड्यूलस चाहिए कि अगर ये 3 है तो -3 मत ले लेना, 3 ही लेकर इसको ऐड करना, तो अगर इसलिए मॉड की टर्म्स में ये फॉर्मूला याद रखवाया तुमको, ताकि तुम नेगेटिव भी ले लो तो पॉजिटिव कर दो उसको। एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर होती है -f0 बाय fe इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, दूसरा वाला करना नहीं है हमको, ठीक है। एनसीईआरटी में यही फॉर्मूला, f0 बाय fe, f0 इज द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड fe इज द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। डन 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 डन। तो ये रे ऑप्टिक्स के फॉर्मूले थे, पीडीएफ डाउनलोड करके डन 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 कर दो। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, चलता हूँ।